बैठिए, जल्दी बैठिए। जल्दी बैठिए। क्या जी है मोटी? ए, डेली क्लास का है ना आती है? मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे हम। कौन जी का एग्जाम? जीविका वाला? सबको 10,000 लेना है? जीविका बनेगी? चलिए। सुनील कुमार, मस्कूर आलम, जितेंद्र कुमार, विनीता, धीरज कुमार चौरसिया, कमलेश यदुवंशी, हरिओम कुमार, विकास शाह। चलिए, सबको गुड इवनिंग है। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? जवाब दीजिए दो चार पांच प्रश्नों का। कल जो पढ़ाए हैं, दो चार पांच प्रश्नों का जवाब दीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। हंस काय रहे हैं जी? बैठिए 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 बाबू, बैठिए, जल्दी बैठिए। अरे बैठा लीजिए। बैठा लीजिए, बैठा लीजिए। अरे बैठने दीजिए ना, कहीं बैठने दीजिए। सुनिए, क्या सब पढ़ाए थे कल? हाँ बताइए तो। बताइए। पारसनाथ की पहाड़ी कौन राज्य में? झारखंड में? मेवाड़ का पठार? हाँ। राजस्थान में ना? मालवा का पठार? मध्य प्रदेश में ना? अच्छा। दंडकारण्य के पठार का विस्तार मध्य प्रदेश में है? बोलिए। नहीं ना है? शिलोंग का पठार कहाँ है? मेघालय में कहाँ है? मेघालय में ना है? अच्छा। मांडव पहाड़ी कहाँ है? हाँ। गुजरात में ना? मांडव पहाड़ी कहाँ है? गुजरात में ना? गुजरात में है। अस्सिया पहाड़ी कहाँ है? ओडिशा में। कहाँ है? केमूर पहाड़ी? बिहार में ना? सोमेश्वर पहाड़ी? बिहार में ना? सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल कौन है? आए? थार ना? अच्छा। भारत का सफेद मरुस्थल किसे कहते हैं? कच्छ के रण को। कच्छ के? भारत का शीत मरुस्थल? ले को ना? ले को ना? नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से किसका निर्माण होता है? आए? मैदान का ना? नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से किसका निर्माण होता है? मैदान का ना? मानचित्र बोले थे लेकर आने के लिए, लेके आए हैं कोई? आए हैं? दिखाइए थोड़ा। पूरा मैपिंग किए हैं? पूरा बाबू किए हैं पूरा? पूरा जो ज्योग्राफी। और कोई लड़का में जिसका सुंदर राइटिंग हो? हाँ, ये लड़की का तो ठीक है। अच्छा रुकिए बाबू, एक मिनट, एक मिनट रुकिए, पहले इसका देख लेते, रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? रुकिए। रुकिए रुकिए ना बाबू लोग, रुकिए। अच्छा की है मैपिंग ये लड़की। और ई मैपिंग जो है ना, सबसे पहले हम फोटो कॉपी करवा के दिलवा देते हैं। ज्योग्राफी तो हम पढ़ा ही रहे हैं। एक दिन जो है ज्योग्राफी का, मतलब एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे।
और उसमें पूरा जो है मैपिंग करवा देंगे, ठीक है। कि लास्ट में, अभी नहीं, लास्ट में अभी करवा भी देंगे तो आप खा पी करके पचाइए दीजिएगा, ठीक है। एनएच सब भी की है, एनएच लेकिन इतना कम करवाए हैं यार, बहुत करवाए थे, वही तो। अच्छा की है ये मैपिंग, अच्छा है इसका, देख लेते हैं बाबू। राष्ट्रीय उद्यान भी है, वन्य जीव अभयारण्य भी है, जनजाति, हाँ लगभग में पूरा है, लेकिन थोड़ा कम है, थोड़ा आप कम किए, ठीक है। कुछ कुछ चीज में थोड़ा कम किया, ठीक है। ये हम रखेंगे आज। हाँ, आप थोड़ा, मतलब पहला चैप्टर में ही इसका थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। पहला चैप्टर में आपका सिर्फ 1 से 2 मैपिंग है, जबकि पहला चैप्टर में 4 से 5 मैपिंग होना चाहिए था, 4 से 5। हाँ नहीं, आपका भी ठीक है। हाँ बढ़िया है। वाह। हाँ, जैसे आप घाटी और नहीं किए हैं, ये घाटियों किया, घाटी नहीं नजर आया। हाँ नहीं, बढ़िया है। झील में जो है आप थोड़ा कम किए हैं, झील ही पूरा किया है। नहीं। हाँ, पवन और भी किया है, आप पवन नहीं किए हैं। वाह, हल्ला मत कीजिए। नहीं, ये भी जरूरी है, दोनों जरूरी है, ठीक है। और एगो कौन था? आप छोड़े नहीं ना है एक भी, हमको नहीं लगता आप छोड़े होंगे, क्या कि हम देखे हैं 2 3 चैप्टर आप सब किए हैं। तो फिर ये दोनों लौटा दीजिए, ठीक है ना। ये दोनों को मिक्स करवा करके, जो इसमें नहीं होगा इसमें होगा, ये दोनों को मिक्स करवा करके एक पूरा हम तैयार कर लेते हैं। और ये कल से जो है ऑफिस में रखवा देंगे, आप लोग ले लीजिएगा, अपने से भी उसको देखिएगा। और एक दिन ज्योग्राफी का क्लास लगा करके ये पूरा मैपिंग करवा देंगे। और हम आपको बोल रहे हैं, ये पूरा मैपिंग कर लीजिएगा ना, 2 से 3 क्वेश्चन का फायदा होगा। और एक चीज हम पुनः बोल रहे हैं, क्लास में जो होता है ना, अब क्लास का बच्चा तो जानेगा ही, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। लेकिन जो अपना कोचिंग में नहीं पढ़ता हो, उसको नहीं बताना है, ठीक है ना। नहीं बताना है, मतलब आपका जो भी कंपटीटर, भले अपना कोचिंग में पढ़े या नहीं पढ़े, मतलब उससे ना है। जो आपका कंपटीटर है उसको नहीं बताना है, सब बात, सब बात नहीं बताना। पहले आप पास कर जाइए, उसके बाद दूसरे को बताइएगा, ठीक है। ये मैपिंग दे दीजिएगा, 2 से 3 क्वेश्चन का आपका फायदा होगा। ये वो कर लेगा, तो फिर वो और आप दोनों तो बराबर हो गए। और जबकि जब तक आप एक दूसरे से आगे नहीं बढ़िएगा, तब तक रिजल्ट थोड़े होगा, नहीं होगा। आगे बढ़ना है, समझ रहे हैं ना। तो ये दोनों हम रखते हैं, कल बाबू आप लोग हमसे ले लीजिएगा, ठीक है ना, कल पक्का ले लीजिएगा। कहीं फिर हम भूल जाएंगे तो फिर मिलबो नहीं करेगा, मेरा सामान सब ऐसे ही खो जाता है, समझे। तो इसी वजह से कल याद करवा करके हमसे ले लीजिएगा, हम आज रात में इसका फोटो कॉपी करवा लेंगे, ठीक है। और हम अपने लिए नहीं करवा रहे हैं, आप लोग के लिए करवा रहे हैं। और ऑनलाइन भी हम अपलोड करवा देंगे बाबू। ये पूरा इंडियन ज्योग्राफी का मैपिंग है, ठीक है ना, पूरा इंडियन ज्योग्राफी का है। और इस मैप के जरिए जो है, चाहे तो 12 से 18 घंटा में, 12 घंटा नहीं, 12 घंटा कम हो जाएगा, 18 से 20 घंटा में एक बार पूरा इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाया जा सकता है, इस मैपिंग के जरिए। और फायदा भी हो जाएगा 2 3 क्वेश्चन का आपको, समझे। इस मैप से सिर्फ फायदा हो जाएगा 2 3 क्वेश्चन का, ठीक है ना। चलिए, राइटिंग दोनों का ठीक है, लड़कियों का राइटिंग ठीक है, ये लड़का का भी राइटिंग ठीक है। वाह, बहुत बढ़िया। इसको बनाए हैं, पढ़ते उड़ते भी हैं कि ना, इसको पढ़ते उड़े टोपी, पढ़ते उड़ते हैं कि ना। बनाई तो बहुत बढ़िया नोट है, इसको पढ़ना भी है। आइए अब देखिए बाबू, उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? उत्तर भारत के विशाल मैदान, समझिए। उत्तर भारत का विशाल मैदान, विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान।
देखिए, हमने आपको बताया था कि भारत के उत्तरी भाग में जो नदियां बहती है, उन नदियों और उन नदियों के सहायक नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण होता है। अब उत्तर भारत के विशाल मैदान को हम लोग चार भाग में बांटकर पढ़ते हैं। उत्तर भारत के विशाल मैदान को अगर देखा जाए तो हम लोग चार भाग में बांटकर पढ़ते हैं। एक पंजाब का मैदान हो गया, पंजाब का मैदान हो गया। दूसरा राजस्थान का मैदान हो गया। तीसरा तीसरा जो है आपको गंगा का मैदान हो गया। चौथा ब्रह्मपुत्र का मैदान हो गया। उत्तर भारत के विशाल मैदान की अगर हम लोग बात करें तो उत्तर भारत के विशाल मैदान को हम लोग चार भाग में बांटकर पढ़ते हैं। एक पंजाब का मैदान, दूसरा राजस्थान का मैदान, तीसरा गंगा का मैदान और चौथा ब्रह्मपुत्र का मैदान। देखिए बाबू, अगर हम लोग भारत के मानचित्र पर आते हैं तो भारत के उत्तर में सिंधु नदी बहती है। सिंधु की कई सारी सहायक नदियां हैं, जैसे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ये सब सिंधु की सहायक नदी है। उत्तर भारत में एक सिंधु नदी बहती है। सिंधु के साथ साथ अगर देखा जाए, सिंधु के साथ साथ अगर देखा जाए तो सिंधु के साथ साथ जो है, सिंधु के साथ साथ जो है उसकी सहायक नदियां जो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज है। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से पंजाब के मैदान का निर्माण हुआ है। सिंधु और उसकी सहायक नदियां जैसे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इन सभी नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से सिंधु के मैदान का निर्माण होता है। सॉरी, पंजाब के मैदान का निर्माण होता है। और जहां तक पंजाब के मैदान का सवाल है, पंजाब के मैदान का विस्तार भारत में तो है ही, भारत के साथ साथ पंजाब के मैदान का विस्तार पाकिस्तान में भी है। पंजाब के मैदान का विस्तार भारत में तो है ही, भारत के साथ साथ अगर देखा जाए तो पंजाब के मैदान का विस्तार पाकिस्तान में भी है, पाकिस्तान में भी है। पंजाब का मैदानी भाग काफी उपजाऊ है, काफी उपजाऊ है। पंजाब का जो मैदानी भाग है, पंजाब का मैदानी भाग अगर देखा जाए तो पंजाब का मैदानी भाग काफी उपजाऊ है। पंजाब का मैदानी भाग काफी उपजाऊ है, काफी उपजाऊ है पंजाब का मैदानी भाग। पंजाब का मैदानी भाग काफी उपजाऊ है। उसके उपजाऊ होने का कारण क्या है? पंजाब के मैदानी भाग के उपजाऊ होने का कारण है दोआब की उपस्थिति। दोआब की उपस्थिति पंजाब के मैदानी भाग के उपजाऊ होने का कारण है दोआब की उपस्थिति। पंजाब के मैदानी भाग के उपजाऊ होने का कारण है दोआब की उपस्थिति। पंजाब के मैदानी भाग के उपस्थिति का कारण अगर देखा जाए तो पंजाब के मैदानी भाग की उपस्थिति का कारण है दोआब की उपस्थिति। अब दोआब, दोआब आप सब लोग जानते होंगे, दो नदियों के बीच के भूभाग को, दो नदियों के बीच के भूभाग को, दो नदियों के बीच के भूभाग को दोआब कहा जाता है। दो नदियों के बीच के भूभाग को दोआब कहा जाता है।
दो नदियों के बीच के भूभाग को दोआब कहा जाता है, दोआब कहा जाता है। दो नदियों के बीच के भूभाग को दोआब कहा जाता है, दोआब, दोआब कहा जाता है। दो नदियों के बीच के भूभाग को दोआब कहा जाता है, दोआब, दोआब, दोआब कहा जाता है। अब जहां तक दोआब का सवाल है, जहां तक दोआब का सवाल है, दो नदियों के बीच के भूभाग को हम लोग दोआब कहते हैं। अब इस पंजाब के मैदानी भाग में अगर आप देखेंगे तो कई सारे दोआब मिलेंगे आपको, जैसे बारी दोआब, बारी दोआब, बिस्त दोआब, रचना दोआब इत्यादि। व से ब्यास, र से रावी। ब्यास और रावी नदी के बीच के दोआब को हम लोग बारी दोआब कहते हैं। ब्यास और रावी नदी के बीच के दोआब को हम लोग बारी दोआब कहते हैं। रचना दोआब, सॉरी, बिस्त दोआब। ब्यास और सतलज, ब्यास और सतलज नदी के बीच के दोआब को हम लोग बिस्त दोआब कहते हैं। रचना दोआब। रावी और चिनाब, रावी और चिनाब नदी के बीच के दोआब को हम लोग रचना दोआब कहते हैं। रावी और चिनाब नदी के बीच के दोआब को हम लोग रचना दोआब कहते हैं, रचना, रचना दोआब कहते हैं। भारी दोआब, ब्यास और रावी नदी के बीच के दोआब को बारी दोआब कहते हैं। बिस्त दोआब, ब्यास और सतलज नदी के बीच के दोआब को बिस्त दोआब कहते हैं। रचना दोआब, रावी और चिनाब नदी के बीच के दोआब को हम लोग रचना दोआब कहते हैं। तो ये जो दोआब है, दोआब की उपस्थिति पंजाब के मैदानी भाग में देखने को मिलती है। इसी वजह से पंजाब का मैदानी भाग जो है आपको काफी ज्यादा उपजाऊ होता है। तो आप हमको बाबू बताइएगा कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई अवसादों के निक्षेपण से कौन मैदान का निर्माण होता है? पंजाब का मैदान। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से कौन मैदान का निर्माण हो? कौन मैदान का निर्माण होता है? पंजाब के मैदान का निर्माण होता है। पंजाब का मैदानी भाग का विस्तार क्या सिर्फ भारत में है या भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी है? पंजाब के मैदान का विस्तार सिर्फ भारत में ही है या भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी है? भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी है। और पंजाब का मैदानी भाग काफी उपजाऊ है न हो? पंजाब का मैदानी भाग जो काफी उपजाऊ है, पंजाब के मैदानी भाग के काफी उपजाऊ होने का कारण क्या है? दोआब की उपस्थिति। दोआब की, पंजाब का मैदानी भाग काफी उपजाऊ है। पंजाब के मैदानी भाग के काफी उपजाऊ होने का कारण क्या है? दोआब की उपस्थिति। दोआब की, दोआब का अर्थ क्या होता है? दो नदियों के बीच की भूमि। दोआब का अर्थ क्या होता है? दो नदियों के बीच की, अच्छा, ब्यास और रावी के बीच के दोआब को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ब्यास और सतलज के बीच के दोआब क्या कहते हैं? रावी और चिनाब के बीच के दोआब, रावी और चिनाब के बीच के दोआब क्या कहते हैं? क्लियर है ये बात? जिस प्रकार पंजाब का मैदानी भाग तो काफी उपजाऊ है, लेकिन दूसरा है, आपने यहां पर अभी तुरंत पढ़ा है कि उत्तर भारत के विशाल मैदान को हम लोग तीन भाग में बांटकर पढ़ते हैं। एक पंजाब का मैदान, दूसरा राजस्थान का मैदान। अगर हम लोग राजस्थान के मैदान की बात करें तो जो राजस्थान का मैदान है, अगर हम लोग राजस्थान के मैदान की बात करें तो जो राजस्थान का मैदान है वह काफी कम उपजाऊ है। जो राजस्थान का मैदान है वह काफी कम उपजाऊ है। और राजस्थान के मैदानी भाग में जो उर्वर भूमि होती है, राजस्थान के मैदानी भाग में जो उर्वर भूमि होती है उसको हम लोग रोही कहते हैं, रोही, उसको हम लोग रोही कहते हैं। और राजस्थान के मैदानी भाग की जो प्रमुख नदी है वह है आपको लूनी। राजस्थान के मैदानी भाग की जो प्रमुख नदी है वह है आपको लूनी। और लूनी नदी की अगर हम लोग बात करें तो इसे लबन नदी भी कहा जाता है। जो लूनी नदी है, लूनी नदी को हम लोग लबन नदी भी कहते हैं, क्योंकि इस नदी का जो पानी होता है वो खारा होता है या नमकीन होता है। लूनी नदी का जो पानी होता है वह खारा या नमकीन होता है। इसी वजह से लूनी नदी को जो है लबन नदी भी कहा जाता है। लूनी नदी की अगर हम लोग बात करें तो लूनी नदी को जो है लबन नदी भी कहा जाता है। लूनी नदी को जो है आपको लबन नदी भी कहा जाता है, लबन नदी, लबन नदी भी कहा जाता है।
और जो आपको लूनी नदी है, लूनी नदी की अगर हम लोग बात करें तो लूनी नदी कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। लूनी नदी एक ऐसी नदी है जो समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है। गुजरात में कच्छ का रण है, गुजरात के कच्छ के रण में जो है आपको लुप्त हो जाती है। और इस मैदानी भाग में बालू का स्तूप सब पाया जाता है, बड़ा बड़ा टाल सब पाया जाता है। मतलब स्पेशली जो बालू का टाल सब होता है, बालू का टाल सब होता है, बालू का बहुत बड़ा बड़ा आकृति होता है। और रेगिस्तानी इलाका है, रेगिस्तानी इलाका है, रेगिस्तानी इलाका है ये। इसके बाद राजस्थान के मैदान के बाद अगला गंगा का मैदान है। राजस्थान के मैदान के बाद अगर आप देखेंगे बाबू तो राजस्थान के मैदान के बाद गंगा का मैदान है। जहां तक गंगा के मैदान का सवाल है, गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदी। गंगा की कई सारी सहायक नदियां हैं, जैसे रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, सोन, यमुना, ये सब गंगा की सहायक नदी है। जैसे सिंधु की सहायक नदी की अगर हम लोग बात करें तो सिंधु की सहायक नदी में झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सब सिंधु की सहायक नदी है। उसी प्रकार अगर गंगा के सहायक नदी की हम लोग बात करें, उसी प्रकार अगर गंगा के सहायक नदी की हम लोग बात करें तो जो गंगा की सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये सब गंगा की सहायक नदी है। गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से गंगा के मैदान का निर्माण होता है। गंगा का मैदानी भाग अगर देखा जाए तो गंगा का मैदानी भाग भी काफी उपजाऊ है। जो गंगा का मैदानी भाग है, गंगा के मैदानी भाग की अगर हम लोग बात करें तो गंगा का मैदानी भाग भी काफी उपजाऊ है। और गंगा का मैदानी भाग इतना अधिक उपजाऊ है कि आपको देखिए पानी जल वाटर का बड़ी महत्व है, प्राकृतिक दृष्टिकोण से भी, मानवीय दृष्टिकोण से भी। अगर हम अपने बॉडी की ही बात करें, बिना पानी का आप जीवित रह सकते हैं? नहीं, नहीं जीवित रह सकते हैं। आप कितनों रोटी, मुर्गा, दाल, चावल खा लीजिए, पानी नहीं पीजिएगा, पचेगा? नहीं ना पचेगा, नहीं पचेगा, बीमार पड़िएगा, बीमार पड़िएगा, मर जाइएगा। बीमार पड़ने के बाद आदमी मरबे न करता है, आदमी मरता है बीमार पड़ने के बाद। मैक्सिमम आदमी आप देखिएगा, हमको लगता है 99% 99% आदमी बीमार पड़ेगा, मर जाएगा। ठीक है, 1% जो बहुत बढ़िया आदमी होता है वो हंसते खेलते चल जाएगा। ठीक है, नहीं तो पहले बीमार पड़िएगा, कष्ट होगा, ठीक है, उसके बाद मरिएगा। देखिए पानी का बड़ी अहम रोल होता है बाबू, बहुत अहम रोल होता है, हमारे जीवन में हो या प्रकृति में हो। आपको गंगा के मैदानी भाग की भूमि काफी उपजाऊ होती है और गंगा के मैदान का विस्तार मुख्य तौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार में है। और उत्तर प्रदेश और बिहार में आप देखिएगा किसान लगभग हर प्रकार के फसल का उत्पादन कर लेता है। क्यों? क्योंकि यहां की मिट्टी काफी उपजाऊ है और इसलिए यहां पर जनसंख्या भी बहुत है। अरे लोगों को खाना में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता है। खाना है ना जी, मूल चीज तो खाना है। अगर आप नहीं खाइएगा तो आप थोड़े बच पाइएगा, नहीं बच पाइएगा। खाना बहुत जरूरी होता है। अब मान लिया जाए कि आसानी से खाना मिल रहा है तो क्या दिक्कत है? 10 को बच्चा पैदा करने में कोई दिक्कत ना है। लेकिन मान लिया जाए कि अपना भी खाना खाने पर आफत है तो फिर बच्चा पैदा करने से आप कतराइएगा, डरिएगा। अपना तो पेटे में भरता है, जो जन्माएंगे उसको कहां से खिलाएंगे? तो इस क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें तो इस क्षेत्र की भूमि काफी उपजाऊ है
हर प्रकार के फसल उत्पादित हो जाते हैं। इसी वजह से यहां पर जनसंख्या भी ज्यादा है, यहां पर जनसंख्या भी ज्यादा है। और जो गंगा का मैदानी भाग है, यहां पर टाल मिलेगा, टाल टाल मिलेगा, गोखुर झील मिलेगा। गंगा के मैदानी भाग में जो है टाल मिलेगा, गोखुर झील मिलेगा, जल्ला मिलेगा। और गंगा के मैदानी भाग को भी हम लोग कई भागों में बांटकर पढ़ते हैं। ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निचली गंगा का मैदान। गंगा के मैदानी भाग को भी हम लोग 3 भाग में बांटकर पढ़ते हैं। ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निचली गंगा का मैदान। जो मध्य गंगा का मैदान है उसका विस्तार बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों में है। और मध्य गंगा का मैदान बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। बाढ़, बाढ़, फ्लड, 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 बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है मध्य गंगा का मैदान। मध्य गंगा का मैदान बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। और जो निचली गंगा का मैदान है, जो कि पश्चिम बंगाल में है, यह जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आपके बिहार एसआई एग्जाम में पूछा गया है, निचली गंगा का मैदान किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो जूट, जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। समझ गए ना? गंगा का मैदान हो गया। फिर इसके बाद आगे ब्रह्मपुत्र का मैदान है। आपको भारत के उत्तरी भाग में तिब्बत का पठार है। तिब्बत के पठारी इलाका में मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील वाले इलाका से ही ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, असम में बहती हुई, बांग्लादेश में बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। अब ब्रह्मपुत्र की भी कई सारी सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में मानस, कामेंग, दिहांग, दीवान, लोहित, सुबनसिरी, धनसिरी, पगलादिया इत्यादि, ये सब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। तो ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से ब्रह्मपुत्र के मैदान का निर्माण होता है। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से ब्रह्मपुत्र के मैदान का निर्माण होता है। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से ब्रह्मपुत्र के मैदान का निर्माण होता है। और ब्रह्मपुत्र के मैदान की अगर हम लोग बात करें तो ब्रह्मपुत्र का मैदान चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है, ब्रह्मपुत्र का मैदान चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान समझे? तो ब्रह्मपुत्र का मैदान कौन चीज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध? कौन चीज? अच्छा, निचली गंगा का मैदान कौन चीज के उत्पादन के? जूट। कौन चीज? निचली गंगा का मैदान कौन फसल के उत्पादन के लिए कौन फसल? बाढ़ के लिए कौन गंगा का मैदान प्रसिद्ध? मध्य गंगा का मैदान। बाढ़ के लिए कौन गंगा का मैदान? टाल हो गया, जल्ला हो गया, गोखुर झील हो गया, कौन मैदानी भाग में मिलता है? गंगा के मैदानी भाग में। गंगा के मैदानी भाग में टाल हो गया, जल्ला हो गया, गोखुर झील हो गया, ये सब कौन मैदानी भाग में मिलता है? कौन मैदानी भाग में? गंगा ना। आगे बताइएगा, राजस्थान की अगर हम लोग बात करें तो राजस्थान के मैदानी भाग की प्रमुख नदी कौन है? लबन नदी किसे कहते हैं? कौन नदी समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है? कौन नदी कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है? राजस्थान के मैदानी भाग के उर्वर भूमि को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? राजस्थान के मैदानी भाग के उर्वर भूमि को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्लियर? इतना बात समझ में आ गया? ये हो गया मैदान के बारे में। पर्वत जाने, पठार जाने, मैदान जाने। अब हम लोगों को जानना है द्वीप समूह। द्वीप समूह जानना है, फिर तटीय मैदान जानना है। द्वीप समूह जानना है और फिर तटीय मैदान जानना है। तो सबसे पहले जो है हम लोग, फिर मरुस्थल भी हम लोग जान गए। मरुस्थल तो पढ़ लिए हैं, कल तो पढ़े हैं। द्वीप जानना है और तटीय मैदान जानना है। द्वीप जानना है और तटीय मैदान जानना है। तो द्वीप और तटीय मैदान में ज्यादा महत्वपूर्ण द्वीप है, तो इसी वजह से हम लोग पहले द्वीप देखते हैं और उसके बाद जो हम तटीय मैदान देखेंगे। तटीय मैदान नहीं भी देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी तटीय मैदान एक बार हम आपको बता देंगे। ठीक है ना? आपको द्वीप
खत्म कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन पर आएंगे। देखिए कुछ टॉपिक ऐसा है जिसमें थ्योरी पढ़ना जरूरी है, जैसे ही पर्वत पठार मैदान, फिर नदी झील झरना जलप्रपात, उसमें भी थ्योरी पढ़ना जरूरी। फिर उसके बाद सिर्फ ऑब्जेक्टिव करेंगे। देखिए जो चैप्टर ज्यादा महत्वपूर्ण है उसको थ्योरिटिकली ऑब्जेक्टिवली दोनों रूप में करना है, जो चैप्टर कम महत्वपूर्ण है उसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव करना है, ठीक है ना। द्वीप समूह, द्वीप समूह, द्वीप, आइलैंड। देखिए बाबू आप सब लोग जानते हैं, एकदम जानते होंगे, अगर हम लोग, ठंडा आ जाएगा, ठीक है, चल सकता है। द्वीप, देखिए बाबू पहला चैप्टर में भी हम आपको द्वीप का परिभाषा बताए थे। द्वीप वैसा भूभाग जो चारों तरफ जल से घिरा हुआ हो उसे ही हम लोग कहते हैं द्वीप। वैसा भूभाग जो चारों तरफ जल से घिरा हुआ हो उसे ही हम लोग कहते हैं द्वीप। जैसे आप भारत के दक्षिण में आइएगा तो यहां पर श्रीलंका है, श्रीलंका चारों तरफ जल से घिरा हुआ है। श्रीलंका को भी आप एक द्वीप कह सकते हैं, और श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। श्रीलंका की अगर हम लोग बात करें तो श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, द्वीपीय देश है जिसकी आकृति आंसू के समान है, आंसू के बूंद के समान श्रीलंका की आकृति है। तो वैसा भूभाग जो चारों तरफ जल से घिरा हुआ हो उसी को हम लोग द्वीप कहते हैं। अगर विश्व के सबसे बड़े द्वीप की बात करें तो विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है बाबू, आपको विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, और ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार है। डेनमार्क, डेनमार्क यूरोप महादेश का एक देश है, यहां पर डेनमार्क है, और डेनमार्क का अधिकार जो है ग्रीनलैंड पर है। डेनमार्क का अधिकार जो है आपको ग्रीनलैंड पर है। जिस प्रकार आपको विश्व में अनेकों द्वीप है, ग्रीनलैंड द्वीप हो गया, मेडागास्कर हो गया, बोर्नियो द्वीप हो गया, जावा द्वीप हो गया, सुमात्रा द्वीप हो गया, उसी प्रकार अगर हम लोग भारत की बात करें, भारत में भी अनेकों द्वीप है। व्हीलर द्वीप, इसके बाद जो है आपको आलिया बेट द्वीप, खादिया बेट द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप, माजुली द्वीप, अनेकों द्वीप है। इन द्वीपों के अलावे भारत में दो द्वीप समूह भी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह। देखिए जब जैसे व्हीलर एकमात्र द्वीप है, माजुली एक द्वीप है, लेकिन जब कई द्वीप आपस में मिलते हैं तो उसी को हम लोग द्वीप समूह कहते हैं। जब कई द्वीप आपस में मिलते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्वीप समूह। जब कई द्वीप आपस में मिलते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्वीप समूह। जब कई द्वीप आपस में मिलते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्वीप समूह। क्या कहते हैं, द्वीप समूह, द्वीप समूह कहते हैं। जब कई द्वीप आपस में मिलते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्वीप समूह, द्वीप समूह कहते हैं, द्वीप समूह कहते हैं, द्वीप समूह कहते हैं। देखिए बाबू आपको जो है, आपको जो है भारत में एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, एक लक्षद्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अनेकों द्वीप है, सैकड़ों द्वीप है। लक्षद्वीप समूह में भी अनेकों द्वीप है। नई द्वीपीय गणना के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या लगभग 800 है। नई द्वीपीय गणना के अनुसार जो नया गणना हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। नई द्वीपीय गणना के अनुसार अगर देखा जाए तो 800 से अधिक द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में।
और लक्षद्वीप की अगर हम लोग बात करें तो लक्षद्वीप में 36 द्वीप है। अब जब आप भारत के मानचित्र को देखते हैं तो भारत के दक्षिण पूरब में बंगाल की खाड़ी है और बंगाल की खाड़ी में ही ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। जब आप भारत के मानचित्र को देखते हैं, जब आप भारत के मानचित्र को देखते हैं, जब आप भारत के मानचित्र को देखते हैं, भारत के दक्षिण पूरब में बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। उसी प्रकार भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग में आइएगा तो भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग में अरब सागर है। भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग में अगर देखा जाए तो भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग में अरब सागर है। अरब सागर, अरब सागर। भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग में अरब सागर है। अरब सागर में लक्षद्वीप समूह है। अरब सागर की हम लोग बात करें तो अरब सागर में लक्षद्वीप समूह है। अरब सागर में लक्षद्वीप समूह है, लक्षद्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर देखा जाए तो उससे पहले जो है आपको हम मांजुली द्वीप, व्हीलर द्वीप, इन द्वीपों के बारे में जो है थोड़ा बता देते हैं। देखिए बाबू, एक ब्रह्मपुत्र नदी है, एक ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश के बाद असम में बहती हुई, बांग्लादेश में बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है, अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। ब्रह्मपुत्र नदी असम में एक द्वीप का निर्माण करती है। ब्रह्मपुत्र नदी असम में एक द्वीप का निर्माण करती है, वही माजुली द्वीप है। माजुली द्वीप है। तो जो माजुली द्वीप है, अगर हम लोग माजुली द्वीप की बात करें, जो माजुली द्वीप है, अगर हम लोग माजुली द्वीप की बात करें तो माजुली द्वीप असम में है और इस द्वीप का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा किया गया। ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा किया गया है। यह एक नदीय द्वीप है, यह एक नदीय द्वीप है। यह जो है एक आपको नदीय द्वीप है, नदीय द्वीप। यह अगर देखा जाए तो यह जो है आपको एक नदीय द्वीप है। यह एक नदीय द्वीप है, नदीय द्वीप, नदीय द्वीप है। यह समझ गए ना? यह एक नदीय द्वीप है, यह एक नदीय द्वीप है। आपको अगर देखा जाए, आपको अगर देखा जाए तो माजुली द्वीप को जिला का दर्जा दिया गया है और यह सबसे बड़ा नदीय द्वीपीय जिला है। यह सबसे बड़ा नदीय द्वीपीय जिला है। नदियों द्वारा निर्मित द्वीपों में इसे जिला का दर्जा दिया गया है और यह सबसे बड़ा नदीय द्वीपीय जिला है। आपको माजुली द्वीप के बाद अगला है व्हीलर द्वीप। अगर हम लोग व्हीलर द्वीप की बात करें तो जो व्हीलर द्वीप है यह आपको ओडिशा में है। व्हीलर द्वीप ओडिशा में है। व्हीलर द्वीप ओडिशा में है। इस द्वीप का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। और बाबू आप समझिए, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच में यहां पर बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप है, उसका नाम है न्यूमूर द्वीप। न्यूमूर द्वीप। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के दक्षिणी भाग में बंगाल की खाड़ी में यहां पर एक द्वीप है, उस द्वीप का नाम है न्यूमूर द्वीप। जो न्यूमूर द्वीप है, न्यूमूर द्वीप की अगर हम लोग बात करें तो न्यूमूर द्वीप को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है। जो न्यूमूर द्वीप है, न्यूमूर द्वीप को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है। जो न्यूमूर द्वीप है, न्यूमूर द्वीप की अगर हम लोग बात करें तो उसको लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है। भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है न्यूमूर द्वीप को लेकर। न्यूमूर द्वीप को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है, विवाद है, विवाद है। अब इसके अलावा अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश में एक श्रीहरिकोटा द्वीप है। आंध्र प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो आंध्र प्रदेश में जो है आपको श्रीहरिकोटा द्वीप है। श्रीहरिकोटा द्वीप जो है आपको आंध्र प्रदेश में है। फिर आपको तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में, यानी भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी में एक कच्चा तीबू द्वीप है। कच्चा तीबू द्वीप है, कच्चा तीबू द्वीप है।
और कच्चातीबू द्वीप की अगर हम लोग बात करें तो इसको लेकर भारत और श्रीलंका के बीच विवाद था, लेकिन प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी के द्वारा 1974 ईस्वी में कच्चातीबू द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया गया, श्रीलंका को सौंप दिया गया। इसके बाद बाबू अगर देखा जाए तो इधर लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप के दक्षिणी भाग में आइएगा तो यहां पर एक मालद्वीप मिलेगा जो कि द्वीपीय देश है, मालदीव मिलेगा जो कि द्वीपीय देश है, जो कि द्वीपीय देश है। लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में यहां पर मिनिकाय द्वीप है, मिनिकाय द्वीप है, मिनिकाय द्वीप। और मिनिकाय द्वीप की अगर हम लोग बात करें तो मिनिकाय द्वीप को लेकर के जो है भारत और मालदीव के बीच विवाद है, भारत और मालदीव के बीच जो है मिनिकाय द्वीप को लेकर विवाद है। फिर इधर आपको गुजरात में ये जो खाड़ी है ये कच्छ की खाड़ी है, ये जो खाड़ी है ये खंभात की खाड़ी है, पहला चैप्टर में हम आपको बताए थे। दमन और दीव के बीच में खंभात की खाड़ी है, कच्छ और काठियावाड़ प्रायद्वीप के बीच में कच्छ की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी है। काठियावाड़ दमन और द्वीप के बीच में खंभात की खाड़ी है, कच्छ और काठियावाड़ प्रायद्वीप के बीच में कच्छ की खाड़ी है। और इसी खंभात की खाड़ी में आलिया बेट द्वीप और खादिया बेट द्वीप है। इसी कच्छ की खाड़ी, इसी खंभात की खाड़ी में, सॉरी, खंभात की खाड़ी में जो है आलिया बेट द्वीप और खादिया बेट द्वीप है, आलिया बेट द्वीप और खादिया बेट द्वीप, आलिया बेट द्वीप और खादिया बेट द्वीप। आलिया बेट द्वीप और खादिया बेट द्वीप की अगर हम लोग बात करें तो आलिया बेट द्वीप और खादिया बेट द्वीप जो है गुजरात में खंभात की खाड़ी में है, गुजरात में खंभात की खाड़ी में है। ये सब भारत के प्रमुख द्वीप है, इन द्वीपों को याद रखना है। इसके अलावा और भी कई सारे द्वीप है, उसकी भी चर्चा आगे हम आपके साथ करेंगे, लेकिन उससे पहले बताइए वैसा भूभाग जो चारों तरफ जल से घिरा हुआ हो क्या कहलाता है? वैसा भूभाग जो चारों तरफ जल से घिरा हुआ हो क्या कहलाता है? द्वीप कहलाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड पर कौन देश का अधिकार है? डेनमार्क का। कौन देश का? ग्रीनलैंड पर कौन देश का अधिकार, कौन देश का अधिकार है? डेनमार्क का अधिकार है। आगे बताइएगा, माजुली द्वीप कौन राज्य में है? असम में है। माजुली द्वीप कौन राज्य में है? माजुली द्वीप कौन राज्य में है? माजुली द्वीप का निर्माण कौन सी नदी करती है? माजुली द्वीप का निर्माण कौन सी नदी करती है? माजुली किस प्रकार का द्वीप है? नदिया द्वीप ना है। अच्छा, व्हीलर द्वीप कौन राज्य में? ओडिशा में ना। व्हीलर द्वीप कौन राज्य में है? व्हीलर द्वीप को लेकर व्हीलर द्वीप का नाम परिवर्तन होकर क्या कर दिया गया है? बंगाल की खाड़ी में स्थित न्यूमूर द्वीप को लेकर किस दो देश के बीच विवाद है? भारत और न्यूमूर द्वीप को लेकर किस दो देश के बीच विवाद है? भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है। श्रीहरिकोटा द्वीप की अगर हम लोग बात करें तो श्रीहरिकोटा द्वीप कहां है? कहां है? अच्छा, कच्चातीबू द्वीप को लेकर किस दो देश के बीच विवाद? भारत और श्रीलंका। कच्चातीबू द्वीप को लेकर किस दो देश के बीच विवाद? मिनिकाय द्वीप को लेकर किस दो देश के बीच विवाद? भारत और मालदीव। मिनिकाय द्वीप को लेकर किस दो देश के बीच विवाद? आलिया बेट खादिया बेट द्वीप कौन खाड़ी में है? खंभात की खाड़ी। आलिया बेट द्वीप खादिया बेट द्वीप कौन खाड़ी में है? खंभात की खाड़ी में। अब आगे आइए, क्वेश्चन फटाफट बनेगा, कुछ एक क्वेश्चन में फंसिएगा, ठीक है ना। आज जब आप घर जाइएगा ना, पिछले 2-3 दिन से जो लेक्चर दे रहे हैं कॉपी निकाल लीजिएगा, चैप्टर नंबर 2 लिख दीजिएगा, 1 का बी, 2 का सी, 3 का 4, सॉरी 3 का सी, 5 का डी। 6 नंबर नहीं हुआ छोड़ देना है, 7 नंबर नहीं हुआ छोड़ देना, फिर होगा फिर बनाना है। घर पे जाके आज बना के ले, कल देखेंगे हम कॉपी ने तो कूटेंगे एक तरफ से, ठीक है ना। अंधाधुन नहीं पता चला है, जिस रोज मूड खराब हुआ अंधाधुन मारेंगे हम, हाथ गोर तोड़ तार देंगे। खाली होमवर्क तो नहीं न करके आइएगा, जिस रोज मन होगा उस रोज होमवर्क करके आइए।
पूछ करके कूटेंगे, जैसे मन होगा वैसे कूटेंगे, सिर्फ होमवर्क नहीं ना कीजिए, ठीक है। तैयार रहिएगा पीठ उठ मजबूत करके, जो पढ़ते उड़ते ना है। जो पढ़ते हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया, जो नहीं पढ़ते वो पीठ मजबूत कर लीजिएगा। आगे आइए अब देखिए बाबू, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अगर हम लोग बात करें तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 7 बड़े द्वीप है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो ऊपरी हिस्सा है इसे हम लोग अंडमान कहते हैं, और जो निचला हिस्सा है इसे हम लोग निकोबार कहते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो ऊपरी हिस्सा है, इस ऊपरी हिस्सा को हम लोग अंडमान कहते हैं। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो निचला हिस्सा है इसे हम लोग निकोबार कहते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो निचला हिस्सा है इसे हम लोग निकोबार कहते हैं। क्या कहते हैं? निकोबार। निकोबार कहते हैं, निकोबार, निकोबार कहते हैं। अब आपको अंडमान में 4 बड़े द्वीप है, निकोबार में 3 बड़े द्वीप है, छोटे द्वीप तो सैकड़ों में है। अंडमान में जो 4 बड़े द्वीप है उसमें सबसे उत्तरी भाग में जो है उसे हम लोग उत्तरी अंडमान कहते हैं, उत्तरी अंडमान कहते हैं। फिर उसके बाद बीच में जो है उसे हम लोग मध्य अंडमान कहते हैं, मध्य अंडमान। फिर उसके नीचे जो है इसे हम लोग दक्षिणी अंडमान कहते हैं, दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान कहते हैं। फिर उसके जो नीचे है इसे हम लोग लिटिल अंडमान कहते हैं, लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान कहते हैं, लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान। फिर निकोबार में कार निकोबार है, ग्रेट निकोबार है। तो आपको समझिएगा आप, उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान के पूर्वी भाग में, उत्तरी अंडमान के पूर्वी भाग में नारकोंडम द्वीप है। उत्तरी अंडमान के पूर्वी भाग में अगर देखा जाए तो उत्तरी अंडमान के पूर्वी भाग में जो है एक नारकोंडम द्वीप है, नारकोंडम द्वीप है, नारकोंडम द्वीप है। उत्तरी अंडमान के पूर्वी भाग में जो नारकोंडम द्वीप है वह एक सुसुप्त ज्वालामुखी द्वीप है, वह एक सुसुप्त ज्वालामुखी द्वीप है, सुसुप्त ज्वालामुखी द्वीप। देखिए ज्वालामुखी 3 प्रकार का होता है, सक्रिय, सुसुप्त और शांत। सक्रिय ज्वालामुखी जिसमें हमेशा उद्गार होते रहता है सक्रिय, सुसुप्त ज्वालामुखी जिसमें रुक रुक कर उद्गार होता है सुसुप्त, और शांत ज्वालामुखी जिसमें उद्गार होने की संभावना समाप्त हो चुकी है, वो शांत ज्वालामुखी। अब आपको स्टूडेंट भी 3 प्रकार का होता है, सक्रिय, सुसुप्त और शांत। जो डेली पढ़ रहा है सक्रिय, जो कभी कभी पढ़ता है सुसुप्त, जो एकदम नहीं पढ़ता है वो शांत। समझ गए ना? तो अब आप किस प्रवृत्ति के हैं वो आप जान लीजिएगा। इसके बाद उत्तरी अंडमान की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वह सैडल पीक है, सैडल पीक है। और एक बात जानिए बाबू, उत्तरी अंडमान ही नहीं बल्कि पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी सैडल पीक है, जिसकी ऊंचाई 738 मीटर है, 738 मीटर है। उसी प्रकार मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में अगर देखा जाए तो बेड़न द्वीप है। मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में अगर देखा जाए तो बेड़न द्वीप है, और बेड़न द्वीप जो है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। बेड़न द्वीप जो है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, बेड़न द्वीप। और ये आपके बिहार दरोगा एग्जाम का पूछा हुआ भी है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है बेड़न द्वीप। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन है? बेड़न द्वीप। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन है? बेड़न द्वीप। कौन है? बेड़न द्वीप। बेड़न द्वीप है, बेड़न द्वीप है। फिर उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, जिस पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज हो गया है। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल करके कर दिया गया श्री विजयपुरम। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर कर दिया गया है श्री विजयपुरम। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो पोर्ट ब्लेयर है वह दक्षिणी अंडमान में है, और उसका नाम बदल करके कर दिया गया श्री विजयपुरम। फिर इसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सभी द्वीपों में सबसे दक्षिणी द्वीप
या भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप अगर देखा जाए तो भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप है ग्रेट निकोबार। भारत का जो सबसे दक्षिणी द्वीप है, भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन है? ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार जो है आपको भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप है। ग्रेट निकोबार भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप है। इसके अलावे अगर देखा जाए लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 36 है, 36 है। और यह प्रवाल निर्मित द्वीप है, यह प्रवाल निर्मित द्वीप है। प्रवाल एक जीव है जिसका शरीर चूना का बना होता है या कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। प्रवाल जीव के मरने से जो हड्डी अस्थि पंजर जमा होता है उससे जो द्वीप बनता है उसी को हम लोग प्रवाल द्वीप कहते हैं। और लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप का ही उदाहरण है। लक्षद्वीप की अगर हम लोग बात करें तो लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप का ही उदाहरण है। और लक्षद्वीप की जो आकृति होती है वह घोड़े के नाल के समान होती है। लक्षद्वीप की आकृति की अगर हम लोग बात करें तो लक्षद्वीप की आकृति जो है आपको घोड़े के नाल के समान होती है, लक्षद्वीप की आकृति। लक्षद्वीप के सभी द्वीपों पर आप नहीं जा सकते हैं, लेकिन लक्षद्वीप के कुछ द्वीपों पर आप जरूर जा सकते हैं। लक्षद्वीप के भीतर जो है मिनिकॉय द्वीप हो गया, ऑनरेट द्वीप हो गया, कन्नामोरे द्वीप हो गया, अमीनी द्वीप हो गया, लक्का द्वीप हो गया। ये सब लक्षद्वीप के अंतर्गत आने वाला जो है आपको द्वीप है। ये सब लक्षद्वीप के अंतर्गत आने वाला जो है आपको द्वीप है। तो आपको ये सब बात याद रखना है। तो आप हमको बताइए लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीप, कितने द्वीप है? लक्षद्वीप कैसा द्वीप है? कैसा द्वीप है? इसके बाद आगे बताइएगा। भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन है? भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप, भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप। अच्छा, भारत का एकमात्र सुसुप्त ज्वालामुखी द्वीप, भारत का एकमात्र सुसुप्त ज्वालामुखी द्वीप और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन द्वीप? बेड़न द्वीप है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? कौन है? सैडल पीक। कौन है? सैडल पीक। आगे बताइएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या किया गया? क्या किया गया है? श्री विजयपुरम कौन द्वीप पर है? दक्षिणी द्वीप, दक्षिणी अंडमान। श्री विजयपुरम या पोर्ट ब्लेयर कौन द्वीप पर है? दक्षिणी कौन द्वीप पर है? कौन द्वीप पर है? दक्षिणी अंडमान। तो ये आपको भारत के द्वीप समूह के बारे में हुआ। इसके बाद अगर देखा जाए तो तटीय मैदान, तटीय मैदान आपने पढ़ा है पहले भी, पहला चैप्टर में भी इसके बारे में हम आपको बताए हैं। आप देखिए, याद कीजिए। भारत, भारत की अगर हम लोग बात करें तो भारत समुद्री सीमा बनाता है, हाँ या ना? बनाता है ना? भारत समुद्री सीमा बनाता है ना? बनाता है। भारत समुद्री सीमा बनाता है। भारत समुद्री सीमा बनाता है। और भारत का गुजरात राज्य से लेकर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, कोलकाता, ये सभी समुद्री सीमा बनाने वाला राज्य है। समझ गए ना? तो ये जो समुद्र तटीय राज्य है, ये जो समुद्र तटीय राज्य है, इस समुद्र तटीय राज्य में, इस समुद्र तटीय राज्य में जो मैदान है वही तो तटीय मैदान कहलाता है। अरे आप याद कीजिए ना, गुजरात के तट को हम लोग काठियावाड़ तट कहते हैं, काठियावाड़ तट कहते हैं, काठियावाड़ तट कहते हैं। गुजरात के तट को हम लोग काठियावाड़ तट कहते हैं, काठियावाड़ तट, काठियावाड़ तट कहते हैं। तो गुजरात में जो मैदान है काठियावाड़ का मैदान। फिर दमन से लेकर गोवा तक के तट को कोंकण तट कहते हैं। तो दमन से लेकर के गोवा के मैदान को हम लोग कोंकण का मैदान कहते हैं। फिर उसी प्रकार से ओडिशा के तट को उत्कल तट कहते हैं। तो उत्कल का मैदान ओडिशा में है, उत्कल का मैदान ओडिशा में है। वही चीज तो है, ये चीज नहीं बताएं पहला चैप्टर, बताइए। आए बस उसी में मैदान जोड़ देना, हो गया। मैदान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है भी नहीं। अब आपको जो बोल रहे हैं, जो थोड़ा देर पहले भी हम आपको बोले थे, दूसरा चैप्टर का थ्योरी लगभग खत्म, एक बार थ्योरी पढ़ा दिए हैं। अब आपका काम ये है कि क्या है आपका काम?
आपका काम ये है कि दूसरा चैप्टर का 200 समथिंग क्वेश्चन होगा, है 263, उसमें 50% क्वेश्चन कम से कम आपको बन जाएगा। तो बैठ के बनाना है आज रूम पर जाकर के। आज नहीं बनाइएगा तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है। आज के आज घर पर जाकर के बैठ के बनाइएगा, 50% लगभग बन जाएगा, और जो 50% बचेगा कल हम क्लियर करवा देंगे, ठीक है। हाँ, इसके बाद आप अपना साइंस का क्लास कीजिए। फिर हम आते हैं इतिहास और करेंट, इतिहास और करेंट, ठीक है। 10 मिनट का गैप है, आगे साइंस का क्लास कीजिए, फिर मिलते हैं थोड़ा देर बाद। धन्यवाद। और उसी सेशन में होमवर्क देंगे, पूछेंगे, सब चीज होगा।